अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वो भाग रहा था और उसके पीछे एक हुजूम था जो शोर मचाता हुआ भाग रहा था। उसका नाम त्रिवेदी था और वो एक चोर था। अभी उसने मार्केट में एक सुनार की दुकान से चोरी की कोशिश की, मगर दुकानदार ने ऐन वक्त पर उसको पकड़ लिया। वो जवान था और दुकानदार उधेड़ उम्र, लिहाजा त्रिवेदी ने उसे धक्का देकर अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और सर पर पैर रखकर वहां से भागा। दुकानदार भी चोर चोर चीखता हुआ उसके ताकुब में दौड़ा। दुकानदार की चोर चोर की सदाएं सुनकर मार्केट में मौजूद बहुत से लोग भी दुकानदार के साथ उसका पीछा करने लगे। एक पुलिस इंस्पेक्टर भी उस वक्त मार्केट में था। वो भी उसके ताकुब में भाग रहा था। त्रिवेदी जानता था कि अगर हुजूम के हाथों पकड़ा गया तो फिर उसकी खैर नहीं। लोग उसे मार मार कर अपाहिज ज़रूर बना देंगे, लिहाजा वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था। मजमा भी उसके ताकुब में था। त्रिवेदी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से गिर पड़ा। दिन में होने वाली बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ था। वो उसी पानी में गिरा था। वो सर से पैर तक बारिश के पानी में नहा गया। त्रिवेदी गिरते ही फुर्ती के साथ उठा और उसने फिर दौड़ लगा दी। उसकी टांगें शल हो रही थी। भागते भागते उसने देखा पुलिस इंस्पेक्टर और दुकानदार अभी तक उसके ताकुब में दौड़े चले आ रहे थे, लिहाजा वो भी तेज भागने लगा। भागते भागते उसने एक मोड़ लिया और तंग सी गली में घुस गया। गली में घुसते ही वो एक मकान की दीवार फलांग कर घर के अंदर घुस गया। इत्तिफाक से घर का दरवाज़ा खुला था। वो सीधा भागते हुए घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। घर में शायद कोई नहीं था, क्योंकि उसको अभी तक किसी की कोई आवाज़ महसूस नहीं हुई थी और ना ही कोई नज़र आया था। वो घर का जायज़ा लेने लगा। उसी वक्त उसके कानों में किसी जवान औरत के गाना गुनगुनाने की आवाज़ आई। आवाज़ उसी जानी बढ़ रही थी। उसने जल्दी से उस जगह का जायज़ा लिया जहां वो खड़ा था। ये एक बड़ा सा आलनुमा कमरा था जो शायद ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। खिड़कियों और दरवाज़ों पर दबीस पर्दे पड़े हुए थे। वो जल्दी से एक खिड़की की जानिब बढ़ा जिस पर दबीस पर्दा पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उस पर्दे के पीछे छुप गया। उसी वक्त दरवाजे की चटखनी बजी और घर के अंदरूनी हिस्से से एक जवान औरत निकलकर दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कौन है? उस औरत ने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। आंटी, मैं हूँ, आपका पड़ोसी जतिंदर। त्रिवेदी को दरवाजे के पार से आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या बात है? उस औरत ने पूछा। आंटी, हमारे मोहल्ले में ख़तरनाक चोर आ गया है। अभी अभी पुलिस वाले आए थे और सबको खबरदार करके गए हैं। आप भी दरवाज़ा बंद कर लें। दरवाजे के पार से जतिंदर की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, उस औरत ने कहा और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और पलटकर घर के अंदरूनी हिस्से में जाने लगी तो उसकी नज़र खिड़की के पर्दे पर पड़ी। पर्दे के नीचे से त्रिवेदी के पैर झांक रहे थे। कौन हो तुम? औरत की डरी डरी आवाज़ निकली तो त्रिवेदी ने जल्दी से पर्दे को हटाया और तेज़ी के साथ औरत की जानिब लपका। औरत उसको देखते ही चीखने के लिए मुंह खोलने वाली थी कि त्रिवेदी ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रख दिया, साथ ही अपना खंजर औरत के गले पर रख दिया। अगर तुमने चीखने की कोशिश की तो? त्रिवेदी ने खंजर पर थोड़ा सा दबाव बढ़ाया तो औरत के मुंह से दबी दबी सिसकी निकल गई। मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटा रहा हूं, चीखने की कोशिश नहीं करना, त्रिवेदी ने फिर औरत से कहा तो उसने इकरार में गर्दन हिला दी। औरत के इकरार के बाद त्रिवेदी ने आहिस्तेगी से अपना हाथ उसके मुंह पर से हटाया, मगर अपना खंजर उसके गले पर ही रहने दिया। उस औरत ने डरे डरे अंदाज में त्रिवेदी को देखा तो उसने खंजर भी उसके गले से हटा लिया, मगर खंजर इस तरह पकड़ रखा था कि खंजर की नोक औरत की जानिब ही थी। कौन हो तुम? औरत ने डरे डरे लहजे में पूछा। अभी लड़के ने तुम्हें बताया था ना, मैं वही हूँ, त्रिवेदी बोला। तो तुम चोर हो? हूँ तो मैं चोर, मगर ज़रूरत पड़ने पर किसी की जान भी ले सकता हूँ, त्रिवेदी ने खंजर लहराकर जवाब दिया। तो वो औरत डरे डरे अंदाज में त्रिवेदी को देखने लगी। घर में और कौन है? त्रिवेदी ने घर को देखते हुए पूछा। कोई नहीं, मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों अकेले हैं, औरत ने डरते डरते जवाब दिया। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? त्रिवेदी बोला। वो सोफे पर सो रहा है।
औरत ने एक सोफे की जानिब इशारा किया तो उसने देखा कि एक 1.5-2 साल का मासूम बच्चा सोफे पर बेखबर सो रहा है। यह तस्वीर किसकी है? त्रिवेदी ने दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर की जानिब देखते हुए कहा। यह मेरे पति दीपक अग्रवाल की तस्वीर है, औरत ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? त्रिवेदी ने पूछा। रेखा। रेखा अग्रवाल। औरत जिसका नाम रेखा अग्रवाल था उसने जवाब दिया। तुम्हारा पति इस वक्त कहाँ है? त्रिवेदी ने पूछा। वो बम्बई गए हुए हैं, रेखा ने जवाब दिया। बम्बई क्यों? बिजनेस के सिलसिले में गए हुए हैं। किस चीज़ का बिजनेस है? त्रिवेदी पूरी मालूमात लेना चाहता था। उनकी फूड केमिकल की फैक्ट्री है। कब वापस आएगा दीपक? त्रिवेदी ने फिर पूछा। आज रात को उन्हें वापस आना है, शायद रात की फ्लाइट से वापस आ जाएं, रेखा अग्रवाल ने जवाब दिया। देखो, अगर तुम मेरे साथ ताउन करोगी तो मैं कुछ देर यहाँ रुककर फिर चला जाऊँगा, वरना। त्रिवेदी ने खंजर की नोक रेखा की जानिब बढ़ाते हुए कहा। मैं जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी, बस मेरे पति के आने से पहले पहले यहाँ से चले जाओ, रेखा बोली। क्यों? तुम्हारे पति के आने से पहले पहले क्यों? त्रिवेदी ने इश्तियाक से पूछा। मेरे पति बहुत शक्की मिजाज और गुस्से के तेज हैं, रेखा ने जवाब दिया। कब तक आ जाएगा तुम्हारा पति दीपक अग्रवाल? त्रिवेदी ने पूछा। उनकी फ़्लाइट रात 11 बजे बम्बई एयरपोर्ट से उड़ेगी, यानी रात 1 या 2 बजे तक वो घर आएंगे, रेखा बोली। अभी 7 बजे हैं, मैं 2-3 घंटे बाद यहाँ से चला जाऊँगा, त्रिवेदी बोला और आराम से सोफे पर बैठने लगा। तो रेखा चिल्ला उठी। त्रिवेदी ने तेजी के साथ खंजर रेखा की गर्दन पर रखा और दुरुस्त लहजे में कहा। क्यों चिल्ला रही हो? इन गीले कपड़ों में सोफे पर बैठोगे तो सोफा गीला हो जाएगा, रेखा ने कहा तो त्रिवेदी ने अपने कपड़ों की जानिब देखा जो कीचड़ और पानी से लथपथ थे। तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? त्रिवेदी ने पूछा। क्यों? मुझे अपने पति का कोई जोड़ा दो, त्रिवेदी अपने कपड़े देखते हुए बोला। तुम यहीं रुको, मैं कपड़े लेकर आती हूँ, रेखा बोली। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, त्रिवेदी बोला तो रेखा ने उसको देखा और फिर सीढ़ियों से ऊपर की जानिब जाने लगी। वो भी मोहतात अंदाज में चलता हुआ रेखा के पीछे पीछे चलने लगा। ऊपर पहुंचकर रेखा ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। वो भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होकर त्रिवेदी ने देखा कि एक बड़ा सा कमरा है जिसके बीच में एक किंग साइज का बेड रखा है। बेड से दाएं हाथ पर एक बड़ी सी अलमारी रखी है। रेखा उस अलमारी की जानिब बढ़ी, वो भी रेखा के पीछे अलमारी की जानिब बढ़ा। रेखा ने अलमारी खोली और कनखियों से त्रिवेदी को देखा जो रेखा से कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। उसकी तवज्जो रेखा की जानिब नहीं थी। ये देखकर रेखा ने एक दराज आहिस्ता से खोली। दराज में ऊपर ही एक पिस्तौल रखा हुआ था। रेखा ने पिस्तौल के दस्ते पर हाथ रखा और पिस्तौल दराज से बाहर निकाला। अचानक त्रिवेदी ने झपट कर रेखा के हाथ से पिस्तौल छीन लिया और पिस्तौल की नाल रेखा की कनपट्टी पर रख दी। चालाकी, मुझसे चालाकी, चलाऊं गोली? त्रिवेदी ने ट्रिगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ाया तो रेखा थर थर कांपने लगी। माफ़ कर दो, अब गलती नहीं करूंगी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, अगर अब कोई गलती की तो, त्रिवेदी ने पिस्तौल लहराकर कहा। नहीं, अब कोई गलती नहीं होगी। कोई साफ सा जोड़ा निकालो, त्रिवेदी बोला। खुद ही निकाल लो, रेखा बोली। तो उसने अलमारी पर नज़र दौड़ाई और एक काली पैंट और टी शर्ट निकाल ली। तुम्हारे पति की चॉइस तो काफ़ी अच्छी है, त्रिवेदी कपड़े देखते हुए कहने लगा और कपड़े कंधे पर डालकर नीचे हाल में आ गया। उसके आगे रेखा चल रही थी जबकि त्रिवेदी दाएं हाथ में पिस्तौल थामे हुए था जिसकी नाल का रुख रेखा की जानिब था। हाल में आने के बाद त्रिवेदी ने कपड़े कंधे से उतारकर सोफे पर रखे और फिर अपने कमीज़ के बटन खोलने लगा। तो तुम यहाँ कपड़े बदलोगे? रेखा ने बौखलाकर कहा। हाँ, मेरे सामने? वहाँ कमरे में जाकर बदल लो कपड़े। रेखा के चेहरे पर घबराहट तारी थी। तुम अपना मुंह दूसरी जानिब करके खड़ी हो जाओ, उसने पिस्तौल लहराकर कहा। मगर रेखा ने कुछ कहना चाहा। जो कह रहा हूँ वो करो, वो गुर्राया तो रेखा अपना मुंह दीवार की जानिब करके खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपनी कमीज़ उतारी और टी शर्ट पहन ली। अपनी गीली पैंट भी उतारकर दीप अग्रवाल की पैंट पहन ली। दीपक के कपड़े त्रिवेदी को थोड़े ढीले थे मगर इतने ख़ास भी नहीं। वो गीले कपड़ों के मुकाबले में अब अपने आप को काफ़ी आरामदेह महसूस कर रहा था। अपना चेहरा इधर कर सकती हो, उसने कपड़े बदलने के बाद रेखा से कहा। तो रेखा ने मुड़कर त्रिवेदी की जानिब देखा। उसने अपने गीले कीचड़ ज़्यादा कपड़े उठाकर सोफे के नीचे इस तरह रख दिए कि
पहली नज़र में किसी को नज़र ना आ सके। तो तुम कब तक यहाँ रुकोगे? रेखा ने कुछ देर बाद त्रिवेदी से पूछा। कुछ देर और, उसने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी तो त्रिवेदी उछलकर खड़ा हो गया। इस वक्त कौन आ गया? उसने रेखा से पूछा। पता नहीं, तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? त्रिवेदी ने फिर पूछा। उसकी फ्लाइट रात की है, वो रात के बाद आएगा, रेखा बोली। उसी वक्त घंटी दोबारा बजी तो त्रिवेदी ने चारों तरफ नज़र घुमाई। फिर एक दरवाजे पर उसकी नज़र रुक गई। ये दरवाज़ा कहाँ खुलता है? उसने दरवाजे की सिमत इशारा करते हुए कहा। वो दरवाज़ा बिल्कुल मरकज़ी दरवाजे की सीध में था। ये किचन है, रेखा बोली। तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। वाकई वो किचन था। मैं किचन में तुम्हारे बच्चे के साथ रहूँगा। अगर तुमने आने वालों को मेरे बारे में कुछ बताने की कोशिश की तो। उसने सोए हुए बच्चे को एहतियात के साथ गोद में इस तरह उठाया कि बच्चे की नींद खराब ना हो। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, रेखा गिड़गिड़ाई। उसी वक्त घंटी दोबारा बजी। जाओ, जाकर दरवाज़ा खोलो, त्रिवेदी यह कहकर बच्चे को लेकर किचन की जानिब बढ़ा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, रेखा खौफ से लरसने लगी। वो रेखा को धमकियामेज अंदाज में देखता हुआ किचन की जानिब बढ़ा। बच्चा उसकी गोद में सो रहा था। उसने किचन के दरवाजे पर रुकने के बाद रेखा की जानिब देखा और बोला, दरवाज़ा खोलो। उसकी बात सुनकर रेखा मरकज़ी दरवाजे की जानिब बढ़ी और त्रिवेदी ने आगे बढ़कर किचन का दरवाज़ा बंद किया और की होल से अपनी आंख टिकाकर बाहर का मंजर देखने लगा। रेखा मरकज़ी दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाजे के सामने रुकते हुए बोली, कौन है? पुलिस, रेखा के सवाल के जवाब में बाहर से आवाज़ आई तो रेखा ने डरते डरते मुड़कर किचन की जानिब देखा। किचन के की होल से त्रिवेदी की आंख बाहर का सारा मंजर देख रही थी। रेखा खौफ से लरज उठी। उसने एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की कुंडी गिरा दी और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हो गए। रेखा भाभी, कैसी हैं आप? इंस्पेक्टर अंदर दाखिल होते हुए बोला। मैं ठीक हूँ भैया, रेखा ने जवाब दिया और कनखियों से उस दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से त्रिवेदी बाहर का मंजर देख रहा था। दीपक बंबई से वापस आया कि नहीं? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। आज रात को आएंगे, रेखा ने जवाब दिया। आप घर में अकेली हैं? इंस्पेक्टर ने फिर पूछा। हाँ। प्रकाश, इंस्पेक्टर ने अपने साथ आने वाले सब इंस्पेक्टर को मुखातिब किया। जी सर। इस घर का खास ख्याल रखना, ये मेरे भाई जैसे दोस्त का घर है, इंस्पेक्टर ने प्रकाश से कहा। फिर रेखा की जानिब मुड़ा। ये सब इंस्पेक्टर प्रकाश है और आज रात इसी मोहल्ले में ड्यूटी दे रहा है। ये यहाँ का खास ख्याल रखेगा। कोई बात है खान भाई? रेखा ने पूछा। एक चोर सुनार की दुकान से चोरी करके भागा है। यहीं किसी घर में उसने पनाह ले रखी है, उसी की तलाश में है, इंस्पेक्टर ने कहा। ओह, आप आराम कीजिए, हम बाहर पहरा दे रहे हैं, इंस्पेक्टर ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। उसी के साथ सब इंस्पेक्टर प्रकाश भी घर से बाहर निकल गया। पुलिस के जाते ही त्रिवेदी बाहर निकल आया। इंस्पेक्टर खान से क्या जान पहचान है? त्रिवेदी ने रेखा के करीब आते हुए दुरुस्त लहजे में पूछा। वो मेरे पति दीपक के बचपन के दोस्त हैं, रेखा ने जवाब दिया। ओह, फिर तो ये दोबारा भी आ सकता है, त्रिवेदी सोचते हुए बोला। त्रिवेदी की बात का रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोफे पर बैठ गया और उसने सोते हुए बच्चे को सोफे पर लिटा दिया। रेखा उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गई। अभी उन्हें बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजने लगी। कौन हो सकता है? त्रिवेदी ने पिस्तौल की नाल रेखा की जानिब करते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम, रेखा ने जवाब दिया। जाओ, जाकर दरवाज़ा खोलो और ध्यान रखना, मैं किचन के दरवाजे के पीछे से सब कुछ देखता रहूँगा, त्रिवेदी ने कहा और किचन का दरवाज़ा खोलकर किचन में दाखिल हुआ और दरवाजे की होल से आंख लगाकर बाहर का मंजर देखने लगा। त्रिवेदी के जाने के बाद रेखा भी सोफे से उठी और मरकज़ी दरवाजे की जानिब चल दी और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने पहले किचन की जानिब देखा और फिर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर उसकी पड़ोसन शेखा खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही शेखा घर के अंदर चली आई। रेखा भी उसके पीछे पीछे चल रही थी और कनखियों से किचन के दरवाजे को देख रही थी जहां त्रिवेदी उसके मासूम बच्चे को ढाल बनाए खड़ा था। अग्रवाल भाई बंबई से वापस आ गए? शेखा ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। नहीं, आज रात को वापस आ जाएंगे, रेखा ने जवाब दिया। बबलू कहाँ है? शेखा ने रेखा से उसके बेटे के मुतालिक पूछा। वो
वो बबलू ऊपर सो रहा है। रेखा ने बौखलाकर जवाब दिया। अरे बबलू को अकेला ऊपर छोड़कर आ गई हो? अगर वो उठ गया तो? शेखा घबरा कर सोफे से खड़ी हो गई। मैं अभी ऊपर गई थी, घंटी की आवाज़ सुनकर आ गई हूँ, रेखा बोली। तो शेखा ने इत्मीनान का सांस लिया। अरे हाँ रेखा, तुमने सुना? हमारे मोहल्ले में कोई चोर घुस आया है। बाहर पुलिस ने चारों तरफ पहरा लगा दिया है, तुम मोहतात रहना, शेखा ने कहा। हाँ, इंस्पेक्टर अभी आए थे, उन्होंने बताया, इसीलिए मैंने सारी खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, रेखा बोली। हाँ, ये तुमने ठीक किया। तुम कैसे आई हो? रेखा ने झिझकते हुए पूछा। अरे देखो, बातों ही बातों में बताना ही भूल गई। कल मेरे घर दुर्गा पूजा है, तुम ज़रूर आना, शेखा बोली। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी, रेखा जल्दी से बोली। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम ज़रा ध्यान से रहना, शेखा बोली और उठकर बाहर की जानिब चल दी। दरवाजे के पास रुककर किचन की जानिब देखने लगी तो रेखा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तुम्हारा किचन का दरवाज़ा खुला हुआ है? शेखा ने दरवाजे को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, वो मैं बबलू के लिए दूध बना रही थी, इसीलिए शायद दरवाज़ा खुला रह गया, रेखा जल्दी से बोली। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल दुर्गा पूजा में ज़रूर आना, शेखा बोली और वहाँ से चली गई। शेखा के जाने के बाद रेखा ने सुकून का सांस लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। शेखा के जाते ही त्रिवेदी बबलू को सीने से लगाए किचन से निकला तो रेखा ने जल्दी से बबलू को अपनी आगोश में ले लिया। बबलू कसमसा रहा था। रेखा ने उसकी पीठ पर थपकी दी तो वो फिर सो गया। रेखा ने एहतियात के साथ उसे सोफे पर लिटा दिया। त्रिवेदी सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। रेखा भी बबलू को थपकने के बाद दूसरे सोफे पर बैठ गई। तुम आखिर कब तक यहाँ रुकोगे? कुछ देर की खामोशी के बाद रेखा ने पूछा। इस वक्त यह घर मेरे लिए सबसे ज़्यादा महफूज है, क्योंकि ये इंस्पेक्टर के दोस्त का घर है और यहाँ की तलाशी इसीलिए नहीं ली जा रही, त्रिवेदी इत्मीनान के साथ बोला। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम कब तक यहाँ रुकोगे? रेखा ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। बस पुलिस मुतमईन होकर चली जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, त्रिवेदी बोला। और अगर पुलिस ने सुबह तक मोहल्ले से पहरा नहीं हटाया तो? रेखा बेचैन हो गई। ये तुम्हारी किस्मत है, वो इत्मीनान के साथ सोफे से टेक लगाते हुए बोला। रेखा ने तीखी नज़रों से उसे देखा। वो रेखा की तीखी नज़रें देखकर मुस्कुराने लगा। ये सिगरेट कौन पीता है? त्रिवेदी ने सोफे के सामने रखी मेज से सिगरेट का पैकेट उठाते हुए पूछा। मेरे पति दीपक चैन स्मोकर हैं, रेखा बोली। तो उसने सर हिला दिया और फिर पैकेट से एक सिगरेट निकालकर अपने होंठों में दबा ली। मुझे भी एक सिगरेट दो, रेखा ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम सिगरेट पीती हो? उमूमन तो नहीं, मगर टेंशन के वक्त पी लेती हूँ, रेखा ने जवाब दिया तो उसने सिगरेट का पैकेट उसकी जानिब बढ़ा दिया। रेखा ने उसमें से एक सिगरेट निकाला और मेज़ पर रख दिया। माचिस लाऊं? रेखा ने भी सिगरेट मुंह से लगाते हुए पूछा। नहीं, मेरे पास लाइटर है, इतना कहकर त्रिवेदी ने जेब में हाथ डाला और एक सोने का बना खूबसूरत लाइटर निकालकर उसे जलाया। जैसे ही त्रिवेदी ने लाइटर जलाया, लाइटर में से सुरीली मौसीकी निकलने लगी। उसने पहले रेखा की सिगरेट जलाई और फिर अपनी सिगरेट को आग दिखाई। लाइटर तो बहुत खूबसूरत और कीमती मालूम होता है, रेखा ने लाइटर की जानिब देखते हुए कहा। मेरा नहीं है, यह मैंने उसी सुनार का चुराया है जहां मैं चोरी करने गया था, उसने लाइटर को एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते हुए कहा। और क्या क्या चुराया सुनार की दुकान से? रेखा सिगरेट के कश लगाते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, बस ये लाइटर उठाकर तिजोरी की जानिब बढ़ा ही था कि साला सुनार दुकान में दाखिल हो गया और उसने चोर चोर का शोर मचा दिया और मुझे वहां से तुरंत भागना पड़ा, त्रिवेदी ने कहा तो रेखा मुस्कुराने लगी और उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुआं अपनी नाक और मुंह से निकालकर फिजा में छोड़ दिया। त्रिवेदी और रेखा काफी देर तक बातें करते रहे। रात ढलती जा रही थी। त्रिवेदी ने सोफे से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बावजूद त्रिवेदी पूरी तरह चौकस था। हर थोड़ी देर से कनखियों से रेखा की जानिब देखता रहता। रेखा ने भी सोफे की पुश्ती से अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में रेखा की आंख लग गई और वो सो गई। उसके खराटे फिजा में गूंजने लगे। त्रिवेदी ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें पूरी खोली और रेखा की जानिब देखा, जो सोफे की पुश्ती से सर टिकाए गहरी नींद सो रही थी। त्रिवेदी आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और रेखा की जानिब बढ़ा और फिर रेखा के चेहरे के सामने 2-3 बार अपना हाथ इस तरह लहराया जैसे देखना चाहता हो कि रेखा सो रही है या नाटक कर रही है। जब त्रिवेदी को इत्मीनान हो गया कि रेखा सो गई है तो वह आहिस्ता से रेखा के बेडरूम की जानिब बढ़ा
त्रिवेदी को उस वक्त बाथरूम की हाजत महसूस हो रही थी। वो बगैर आवाज़ किए रेखा के बेडरूम में दाखिल हुआ। सामने ही बेडरूम से मुत्तसिल बाथरूम था, जिसका दरवाज़ा आधा खुला और आधा बंद था। वो बाथरूम की जानिब बढ़ा और उसने बाथरूम का दरवाज़ा पूरा खोला और बाथरूम में दाखिल हो गया, मगर बाथरूम में दाखिल होते ही त्रिवेदी के 14 तबक रोशन हो गए। बाथरूम के फर्श पर एक लाश पड़ी थी। त्रिवेदी लाश देखकर बहुत घबरा गया। उसने लाश के चेहरे पर नज़र डाली तो वो चौंक उठा। उसकी आंखों के सामने ड्राइंग रूम में लगी बड़ी सी तस्वीर घूम गई। ये तो दीपक अग्रवाल की लाश है। त्रिवेदी के जहन में आवाज़ उभरी। त्रिवेदी घबराकर चीखता हुआ बेडरूम से बाहर की जानिब भागा और 2-3 सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे पहुंचा। त्रिवेदी की चीख सुनकर रेखा की आंख खुल गई। क्या हुआ? रेखा ने बौखलाकर पूछा। वो वहाँ तुम्हारे बाथरूम। त्रिवेदी के मुंह से बेरब्त बातें निकली। क्या हुआ बाथरूम में? रेखा ने फिर पूछा। वहाँ बाथरूम में तुम्हारे पति दीपक की लाश पड़ी है। त्रिवेदी आवाज़ बहाल करता हुआ बोला। पागल हो गए हो तुम? दीपक इस वक्त बंबई में है, रेखा बोली। नहीं, मैंने खुद दीपक की लाश बाथरूम में देखी है, त्रिवेदी बोला। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया होगा, रेखा बोली। चलो चलकर खुद देख लो, त्रिवेदी बोला। अच्छा चलती हूँ, रेखा सोफे से खड़ी होते हुए बोली। मगर इससे पहले कि वो दोनों बेडरूम की जानिब कदम बढ़ाते, दरवाजे की घंटी बजने लगी। कौन आ गया इतनी रात को? त्रिवेदी बोला। हो सकता है मेरे पति आए हों, रेखा बोली। नहीं, उनकी लाश मैंने खुद बाथरूम में देखी है, त्रिवेदी जल्दी से बोला तो रेखा ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा, फिर दरवाजे की जानिब बढ़ी और पूछा, कौन है? पुलिस, बाहर से आवाज़ आई तो रेखा ने त्रिवेदी की जानिब देखा। उसने जल्दी से सोए बबलू को गोद में उठाया और किचन की जानिब चल दिया। किचन का दरवाज़ा खोलकर उसने रेखा की जानिब देखा और आंखों से दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और बबलू को लेकर किचन में दाखिल हो गया और किचन का दरवाज़ा बंद करके की होल से अपनी आंख लगा दी ताकि बाहर का मंजर देख सके। त्रिवेदी के किचन में जाने और किचन का दरवाज़ा बंद होने के बाद रेखा ने मरकज़ी दरवाज़ा खोला। बाहर सब इंस्पेक्टर प्रकाश खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही प्रकाश अंदर दाखिल हो गया। त्रिवेदी किचन के दरवाजे के की होल से आंख टिकाए बाहर का मंजर देख रहा था और उसके कान रेखा और प्रकाश की बातें सुन रहे थे। मैडम आप ठीक हैं? मैंने अभी अभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनी है, प्रकाश ने इधर उधर देखते हुए कहा। नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मैं टीवी देख रही थी, रेखा ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया। आपके पति अग्रवाल बंबई से आ गए? प्रकाश ने सवाल किया। नहीं, मैं उन्हीं के इंतज़ार में जाग रही हूँ, रेखा ने जवाब दिया। प्रकाश दरवाजे से चलता हुआ सोफों के पास आया और मेज़ पर से सिगरेट का पैकेट उठाते हुए बोला, ये सिगरेट कौन पी रहा था? मैं कभी कभार का शौक कर लेती हूँ, रेखा ने कहा तो प्रकाश सर हिलाने लगा। इजाज़त हो तो मैं भी एक ले लूँ? मेरा सिगरेट का पैकेट पुलिस स्टेशन में ही रह गया है, प्रकाश बोला तो रेखा ने रजामंदी से सर हिला दिया। प्रकाश ने सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाला और अपने होंठों में दबाया और उसे सुलगाने के लिए इधर उधर देखने लगा। रेखा आगे बढ़ी और उसने मेज़ पर रखा हुआ त्रिवेदी का सोने का लाइटर उठाया और प्रकाश का सिगरेट सुलगा दिया। खूबसूरत लाइटर है, प्रकाश रेखा से लाइटर लेकर देखता हुआ बोला तो रेखा ने कुछ कहे बगैर सर हिला दिया। प्रकाश लाइटर अपने हाथों में लेकर उछालने लगा। मैं आपका बेडरूम देखना चाहता हूँ, प्रकाश ने रेखा से कहा और ऊपर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। आप इस तरह मेरे बेडरूम में नहीं जा सकते, रेखा जल्दी से प्रकाश के सामने खड़े होते हुए बोली। रेखा इस तरह प्रकाश के सामने खड़ी थी कि उसकी कमर किचन के दरवाजे के सामने आ गई थी और त्रिवेदी को बाहर का मंजर नजर नहीं आ रहा था। रेखा कुछ देर तक प्रकाश को मुतमईन करती रही कि वो उसके बेडरूम में ना जाए, लेकिन प्रकाश उसके बेडरूम में जाने पर इसरार करता रहा। बिलाखिर प्रकाश मान गया और रेखा को एहतियात करने का कहकर वापस चला गया। प्रकाश के जाते ही रेखा ने किचन का दरवाज़ा खोल दिया। किचन के दरवाजे के सामने त्रिवेदी बबलू को सीने से लगाए खड़ा था। चला गया इंस्पेक्टर प्रकाश, वो बबलू को सोफे पर लिटाता हुआ बोला। हाँ, उसने बेडरूम नहीं देखा? नहीं। हाँ, तुम क्यों उसको बेडरूम में जाने देती? क्योंकि वो बेडरूम में जाता तो यकीनन बाथरूम भी चेक करता जहाँ दीपक की लाश पड़ी है। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। दीपक अभी दिल्ली वापस नहीं आया है, रेखा ने तेज लहजे में कहा तो त्रिवेदी को रेखा पर गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर रेखा के बाल पकड़े और उस बेडरूम की जानिब खींचने लगा। छोड़ो मेरे बाल, रेखा ने अपने बाल त्रिवेदी से छुड़ाए।
चलो मैं तुम्हें दीपक की लाश दिखाऊं। त्रिवेदी ने रेखा का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम की जानिब लेकर जाने लगा। चलो देख लेती हूँ कहाँ है दीपक की लाश। रेखा ने त्रिवेदी से अपना हाथ छुड़ाया और उसके साथ बेडरूम की जानिब चलने लगी। बेडरूम में पहुंचकर त्रिवेदी ने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और रेखा को कहा, देखो देखो दीपक की लाश। त्रिवेदी के ये कहने पर रेखा बाथरूम में दाखिल हुई और उसने बाथरूम पर पूरी नज़र दौड़ाई। उसे बाथरूम में कोई लाश नज़र नहीं आई तो वो चहक कर बोली, कहाँ है लाश? वो क्या है, बाथरूम के फर्श पर। त्रिवेदी ने हाथ के इशारे से कहा और फिर चौंक उठा। अब बाथरूम में कोई लाश नहीं थी। ये लाश कहाँ गई? त्रिवेदी बौखला गया। तुम्हारी नज़र का धोखा है सब, यहाँ कोई लाश नहीं, रेखा बोली। राम कसम मैंने खुद देखी थी, यहीं पड़ी थी लाश। त्रिवेदी ने बौखलाकर हाथ के इशारे से उस जगह की निशानदेही की जहाँ लाश पड़ी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, रेखा बोली और बाथरूम से निकलकर बेडरूम में आ गई और फिर बेडरूम से निकलकर नीचे की जानिब जाने लगी। त्रिवेदी कुछ देर बाथरूम में खड़ा सोचता रहा। फिर वो भी बाथरूम से निकल आया और रेखा के पीछे नीचे की जानिब चल दिया। नीचे पहुंचकर रेखा सोफे पर बैठ गई और त्रिवेदी सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर कश्मकश के आसार नुमायां थे। वो कभी रेखा को देखता और कभी बेडरूम के दरवाजे पर नज़र डालता और फिर सोचों में गुम हो जाता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक अग्रवाल की लाश कहाँ गई। उसने पूरे होशो हवास में दीपक की लाश बाथरूम के टब के पास पड़ी हुई देखी थी और अब लाश वहाँ पर नहीं है। वो सोच रहा था। उसी वक्त फ़ोन की घंटी ने खामोश फिज़ा में इर्ताश बर्पा किया। रेखा जो टेलीफोन के पास ही बैठी थी, उसने टेलीफोन का क्रेडल उठा लिया। हेलो, रेखा फ़ोन उठाकर बोली। इससे पहले कि रेखा फ़ोन पर कुछ और बोलती, त्रिवेदी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा और उसने रेखा के हाथ से क्रेडल छीन लिया। इस तरह क्रेडल छीनने की वजह से रेखा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। त्रिवेदी ने जल्दी से फ़ोन रखा और पिस्तौल रेखा की कनपटी से लगाकर बोला, मुझसे पूछे बगैर कोई फ़ोन नहीं उठाना। मैंने बेख्याली में फ़ोन उठा लिया था, रेखा मिनमिनाई। त्रिवेदी रेखा को गहरी नज़र से देखता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और सोफे पर बबलू के सरहाने बैठ गया। उसके माथे पर सोच की गहरी शिकनें नुमायां होने लगी। कितनी ही देर तक त्रिवेदी एक ही पोजीशन में बैठा रहा और सोच रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो त्रिवेदी चौंक उठा। इस वक्त कौन आ सकता है? उसने रेखा से पूछा। शायद मेरे पति दीपक आ गए हों, रेखा हाथ मलते हुए बोली। तुम्हारा पति मर चुका है और शायद उसे तुमने ही मारा है। मैंने उसकी लाश अपनी आंखों से देखी है, त्रिवेदी बोला। पागल हो तुम, पूरे पागल। खुद अपनी आंखों से तुमने बाथरूम देखा है, वहाँ कोई लाश थी, रेखा बोली। लेकिन पहले मैंने अपनी आंखों से दीपक की लाश देखी थी, उसके चेहरे पर बेयकीनी थी। अगर तुमने अपनी आंखों से लाश देखी थी तो फिर लाश कहाँ गायब हो गई, रेखा बोली। तो उससे कोई जवाब न बन पड़ा। वह सिर्फ गहरी नज़रों से रेखा को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब बेयकीनी की सी कैफियत थी, जैसे कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही हो। उसी वक्त दरवाजे की घंटी दोबारा बजी तो त्रिवेदी ने जल्दी से सोए हुए बबलू को गोद में उठाया और ऊपर बेडरूम की जानिब चल दिया। बेडरूम के दरवाजे के पास रुककर उसने रेखा को इशारा किया कि वो दरवाज़ा खोल दे और ख़ुद बेडरूम में दाखिल होकर उसने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही त्रिवेदी ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया, रेखा ने मरकज़ी दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर प्रकाश अंदर दाखिल हुए। रेखा भाभी, आप खैरियत से तो है ना? इंस्पेक्टर ने अंदर दाखिल होने के बाद रेखा से पूछा। साथ ही इंस्पेक्टर की आंखें सर्च लाइट की तरह चारों तरफ गर्दिश करने लगी, जैसे वो घर में मौजूद किसी गैर मामूली बात का जायज़ा ले रहे हों। जी मैं ठीक हूँ, रेखा ने लड़खड़ाती ज़बान से जवाब दिया। फिर आप फ़ोन पर चीखी क्यों थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। फ़ोन पर मैं चीखी थी? रेखा ने हैरानगी से पूछा। अभी मैंने फ़ोन किया था तो आपने हेलो कहा और फिर आपकी हल्की सी चीख सुनाई दी और फ़ोन का राब्ता मुनक़ता हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने आपके हाथ से फ़ोन लेकर रख दिया हो। सब खैरियत है ना? इंस्पेक्टर ने कहा। वो रेखा कुछ कहना चाहती थी कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी। रेखा फ़ोन की जानिब बढ़ी। उसके पीछे इंस्पेक्टर और प्रकाश भी फ़ोन के पास आए। रेखा ने जैसे ही फ़ोन उठाना चाहा तो इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया और ख़ुद आगे बढ़कर फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाया। हेलो, इंस्पेक्टर फ़ोन कान से लगाते हुए बोला। जी हाँ, ये दीपक अग्रवाल का ही घर है। आप कौन?
दूसरी जानिब की बात सुनकर इंस्पेक्टर बोल उठा, अच्छा बम्बई से कॉल है जी, कहिए। जी दीपक तो बम्बई में है। दूसरी जानिब से शायद दीपक से बात करने की ख्वाहिश का इजहार हुआ तो इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा दीपक दोपहर की फ़्लाइट से दिल्ली रवाना हो गया, मगर वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। इंस्पेक्टर दूसरी जानिब की बात सुनकर बोल उठा, आपने खुद दोपहर की फ़्लाइट में दीपक को सवार कराया। देखिए अभी तक तो दीपक घर नहीं आया, जैसे ही वो घर आता है मैं आपकी उससे बात करा दूंगा। इंस्पेक्टर ने इतना कहा और रिसीवर रख दिया। फ़ोन पर बात करने के बाद इंस्पेक्टर की कुशादा पेशानी पर बल पड़ने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। क्या बात है सर, किसका फ़ोन था? फ़ोन रखने के बाद सब इंस्पेक्टर प्रकाश ने इंस्पेक्टर से पूछा। बम्बई से कॉल थी, दीपक से बात करना चाह रहे थे, इंस्पेक्टर सोचते हुए बोला। मगर दीपक तो बम्बई ही में है। रेखा इंस्पेक्टर की बात सुनकर बोल उठी, दीपक दोपहर की फ़्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। इंस्पेक्टर रेखा की बात सुनकर बोला, तो फिर दीपक साहब कहाँ रह गए? प्रकाश रेखा और इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद सोचता हुआ बोला, यही बात तो मैं सोच रहा हूँ। अगर दीपक दोपहर को बम्बई से रवाना हुआ है तो उसे शाम 6-7 बजे तक घर आ जाना चाहिए था। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, मैं दीपक के मोबाइल पर फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल निकाला और दीपक का नंबर मिलाकर उसे कॉल करने लगा। कुछ देर बाद मोबाइल उन्होंने ऑफ कर दिया। क्या हुआ सर? प्रकाश ने पूछा। दीपक का मोबाइल बंद आ रहा है, इंस्पेक्टर ने परेशानी से माथा रगड़ते हुए कहा। न जाने दीपक कहाँ है। मैं बताता हूँ कि दीपक कहाँ है। अचानक ऊपर के बेडरूम से त्रिवेदी हाथ में पिस्तौल लिए और बबलू को कंधे से लगाए बेडरूम से निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। त्रिवेदी तुम? इंस्पेक्टर ने अपना पिस्तौल निकालने की कोशिश की। नहीं इंस्पेक्टर, ये गलती ना कीजिए, त्रिवेदी पिस्तौल लहराते हुए बोला। फिर उसने सोए हुए बबलू को सोफे पर लेटा दिया और खुद इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हो गया। त्रिवेदी अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना तुम बचकर नहीं जा सकते, इंस्पेक्टर ने त्रिवेदी से कहा। मैं अभी इसी वक्त खुद को कानून के हवाले करता हूँ, मगर आप मुझे जमानत देते हैं कि मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी? त्रिवेदी एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला। मैं जमानत देता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, मगर तुम्हें अपने साथ किस किस्म की ज्यादती का खतरा है? इंस्पेक्टर ने पहले त्रिवेदी की बात का जवाब दिया, फिर हैरत से पूछा। मैं एक चोर हूँ और चोरी मेरा काम है, मगर मुझे खतरा है कि यहाँ मुझे खून के जुर्म में फंसा दिया जाएगा, त्रिवेदी बोला। खून? किसका खून? इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा। दीपक अग्रवाल का खून। दीपक अग्रवाल का खून? जी हाँ, मैंने दीपक की लाश बेडरूम से मुल्हिक बाथरूम में अपनी आंखों से देखी थी, मगर अब लाश वहाँ नहीं है, त्रिवेदी बोला। लाश अब वहाँ नहीं है? मतलब लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर की हैरत दीदनी थी। अगर आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, त्रिवेदी बोला। त्रिवेदी, मैं कानून का रखवाला हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। इस पिस्तौल को दरमियान से हटा लो, इंस्पेक्टर ने कहा तो त्रिवेदी सोच में पड़ गया। फिर उसने अपना सर ऊपर किया और पिस्तौल इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात का मान रखेंगे। ये लीजिए पिस्तौल, मैं सरेंडर करता हूँ। त्रिवेदी ने इतना कहकर पिस्तौल इंस्पेक्टर की जानिब बढ़ा दिया, जिसे इंस्पेक्टर ने रुमाल से पकड़कर अपनी जेब में रख लिया। जैसे इंस्पेक्टर ने त्रिवेदी से पिस्तौल लेकर अपनी जेब में रखा, सब इंस्पेक्टर प्रकाश तेजी के साथ त्रिवेदी की जानिब बढ़ा ताकि उसे गिरफ्तार कर सके, मगर इंस्पेक्टर खुद प्रकाश और त्रिवेदी के दरमियान आ गया। त्रिवेदी ने खुद को सरेंडर किया है, हमें पहले इसकी सारी बात सुननी होगी। सर, ये क्रिमिनल है, हमें इसे गिरफ्तार करना चाहिए। हो सकता है दीपक का कत्ल भी इसी ने किया, प्रकाश बोल उठा। फिर भी हमें त्रिवेदी की पूरी बात सुननी होगी, इंस्पेक्टर प्रकाश से बोला और फिर त्रिवेदी की जानिब मुतवज्जे हुए। कहो त्रिवेदी, क्या कहना चाहते हो? सर, जब मैं आनंदराज सुनार की दुकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ तो वहाँ चोरी करने में मैं नाकाम रहा। मेरे चोरी करने से पहले ही आनंदराज वहाँ आ गए और उन्होंने चोर चोर की आवाज़ें लगाना शुरू की तो मैं वहाँ से भागा। आनंदराज भी मेरे पीछे पीछे चोर चोर चीखते हुए भागने लगे। आनंद की आवाज़ सुनकर मार्केट में आए कई लोग मेरे ताक़ुब में दौड़ पड़े। मैं जान बचाने के लिए जान तोड़ भाग रहा था, मगर मैंने महसूस किया कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकता, तो मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। इस मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दरवाजे से गुजरकर घर में दाखिल हो गया और पर्दे के पीछे छुप गया। मेरे घर में घुसने के बाद मैंने देखा ये औरत दरवाजे में खड़ी मोहल्ले के किसी लड़के से
बात कर रही है और लड़का इस औरत को मेरे मुतालिक बता रहा है। जब वो लड़का चला गया तो ये औरत दरवाज़ा बंद करके आई तो मैंने इसे काबू किया और कुछ देर इस घर में पनाह लेने की बात की। इस औरत ने मुझे पनाह दी। मुझे उस वक्त हैरानी हुई कि इसने इतनी जल्दी मेरी बात क्यों मान ली। फिर मैंने इसके पति के मुतालिक पूछा तो इसने कहा कि वो बम्बई गया हुआ है और आधी रात को वापस आएगा। मैं मुतमईन हो गया। जब पहली बार आप यहाँ आए थे तो मैं किचन में छुपा हुआ था। इस औरत ने मेरे मुतालिक आपको इशारा तक नहीं दिया। फिर मैंने अपने गीले कीचड़ज़दा कपड़े दीपक के कपड़ों से तब्दील किए और आराम से यहाँ बैठ गया। उस दौरान मैंने इससे सिगरेट मांगी तो ना सिर्फ इसने मुझे सिगरेट दी बल्कि खुद भी सिगरेट पी। उन सोफ़ों पर बैठे बैठे हम सो गए। किसी वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ये औरत सो रही है। मुझे बाथरूम की हाजत महसूस हुई तो मैं उठकर बेडरूम में गया और बेडरूम से मुत्तसिल बाथरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर गया तो दीपक अग्रवाल की लाश मैंने बाथरूम में देखी। त्रिवेदी यहाँ तक बताकर रुक गया। क्या दीपक की लाश बाथरूम में है? इंस्पेक्टर खान तेज़ी के साथ ऊपर बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियों की जानिब दौड़े, मगर त्रिवेदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। अब दीपक की लाश बाथरूम में नहीं है, त्रिवेदी बोला। पागल है ये शख्स। इसने मुझे यरगमाल बनाकर रखा हुआ था और अजीब अजीब बातें कर रहा था। रेखा अचानक चीखने लगी। अगर दीपक की लाश बाथरूम में तुमने देखी तो वो लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर प्रकाश बोल उठा। पता नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। लाश के कोई पैर नहीं होते जो वो खुद से उठकर कहीं चली जाए। प्रकाश फिर तेज लहजे में बोला। फिर वो इंस्पेक्टर की जानिब मुड़ा। सर, ये झूठी कहानी बना रहा है, हमें इसे फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। त्रिवेदी, अगर तुमने दीपक की लाश देखी है तो फिर वो लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर ने त्रिवेदी से पूछा। लाश यहाँ है सर। घर के बैरूनी दरवाजे के पास से आवाज़ आई तो सबने चौंक कर उस जानिब देखा जहाँ दो पुलिस वाले एक स्ट्रेचर पर एक लाश रखे हुए घर में दाखिल हुए और लाश को दीवार के साथ कोने में रख दिया। मिसेस अग्रवाल, प्लीज़ आप आइए और ज़रा इस लाश को शनाख्त कीजिए, एक पुलिस वाला बोला तो रेखा फटी फटी आंखों के साथ लाश के करीब गई। जैसे ही रेखा लाश के करीब पहुंची, पुलिस वाले ने लाश के मुंह से चादर हटा दी। लाश देखते ही रेखा चीख पड़ी, दीपक! इतना कहकर रेखा लाश से लिपट कर रोने लगी। यही लाश थी जो मैंने बाथरूम में देखी थी। त्रिवेदी जोर से चीखा और लाश की जानिब बढ़ा। त्रिवेदी की आवाज़ सुनकर रेखा खड़ी हो गई और त्रिवेदी का गिरेबान पकड़कर बोली, तुमने मेरे दीपक को कत्ल किया है। सर, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं चोर हूँ, कातिल नहीं। त्रिवेदी घबरा कर बोला। सर, मेरा ख्याल है इसी ने दीपक साहब का खून किया है। प्रकाश भी बोल उठा। नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। त्रिवेदी फिर चीखा। इंस्पेक्टर ने पहले गौरतलब नज़रों से लाश को देखा और फिर सब लोगों को देखा। फिर वो त्रिवेदी के करीब आया। त्रिवेदी, तुमने लाश कब देखी थी? तकरीबन 1 घंटा पहले। ओह सर, मेरा ख्याल है इस त्रिवेदी की मुठभेड़ दीपक साहब से बाहर ही हो गई थी और ये उन्हें मारकर घर में दाखिल हुआ। प्रकाश फिर बोल उठा। नहीं, मैंने कभी दीपक को जिंदा हालत में देखा ही नहीं है। पहली बार मैंने दीपक को लाश की सूरत में बाथरूम में देखा था। त्रिवेदी फिर चीख उठा। अगर तुमने लाश बाथरूम में देखी थी तो फिर लाश घर से बाहर कैसे चली गई? इंस्पेक्टर सोचते हुए बोला। दीपक दोपहर की फ्लाइट से मुंबई आया था। इसका मतलब है वो 6-7 बजे तक घर पहुंच गया होगा। सर, और यही वक्त था जब त्रिवेदी इस घर में दाखिल हुआ। प्रकाश बोल उठा। त्रिवेदी, तुमने पहली बार बाथरूम में लाश देखी और बाद में लाश बाथरूम से गायब हो गई। इस दौरान इस घर में कौन कौन आया था? इंस्पेक्टर सोच कर बोल रहा था। कौन आया था? त्रिवेदी सोचने लगा। कोई नहीं आया था। ये शख्स झूठ बोल रहा है, रेखा इज़्यानी कैफियत में बोली। आप बेफिक्र रहें भाभी, मैं बात की तह तक जल्द पहुंच जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कार्नस पर रखे जग से गिलास में पानी उंडेला और रेखा को पानी का गिलास देते हुए बोला। रेखा ने पानी का गिलास लिया और घटाघट पी लिया। हाँ, याद आया, त्रिवेदी अचानक चमक कर बोला। जब मैंने बाथरूम में लाश देखी थी तो मेरी चीख निकल गई और मैं भागता हुआ वहाँ से यहाँ आया। मैंने मिसेस दीपक से अभी यही कहा था कि बाथरूम में लाश पड़ी हुई है कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं घंटी की आवाज़ सुनकर घबरा गया और बबलू को उठाकर किचन में छुप गया। किचन के दरवाजे के की होल से यहाँ का मंजर देखने लगा। मिसेस दीपक ने जब दरवाज़ा खोला तो एक शख्स अंदर आया और मिसेस रेखा से बातें करने लगा। फिर मिसेस रेखा दीपक किचन के दरवाजे के सामने इस तरह खड़ी हो गई कि मुझे बाहर का कोई मंजर नज़र नहीं आया। मिसेस दीपक 5 मिनट तक की होल के सामने खड़ी रही।
फिर इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया तो मैंने देखा कि वो शख्स यहाँ से जा चुका है। पहले मैं ये समझा कि मिसेस दीपक मुझे बचा रही थी, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है वो मुझे नहीं बल्कि अपने आप को बचा रही थी। त्रिवेदी की बोलते बोलते सांस फूल गई। झूठ बोल रहा है ये, इसी ने मेरे दीपक को मारा है। रेखा फिर चीखने लगी। बेडरूम के बाथरूम में तुमने दीपक की लाश देखी थी? इंस्पेक्टर ने त्रिवेदी से पूछा। जी हाँ। त्रिवेदी का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर बेडरूम की जानिब बढ़ गए और बेडरूम में दाखिल होकर सीधे बाथरूम गए और बाथरूम का मुआयना करने लगे। बाथरूम को मुआयना करने के बाद इंस्पेक्टर बेड के पास पहुंचे और बेड के पास खड़े होकर बेडरूम का जायज़ा लेने लगे। अचानक उनकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के नीचे पड़ी, जहां से एक सुर्ख रंग का कार्ड का ज़रा सा हिस्सा झांक रहा था। इंस्पेक्टर ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचे और झुककर ड्रेसिंग टेबल के नीचे से वो कार्ड निकालने लगे। कार्ड काफ़ी अंदर था, सिर्फ उसका ज़रा सा हिस्सा नज़र आ रहा था। इंस्पेक्टर ने ड्रेसिंग टेबल पर नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक पेन नज़र आया। इंस्पेक्टर ने उस पेन की मदद से उस कार्ड को ड्रेसिंग टेबल के नीचे से निकाला और उसे पढ़ने लगे। वो जहाज़ का बोर्डिंग पास था, जिस पर वाज़ेह तौर पर दीपक अग्रवाल का नाम, तारीख और वक्त लिखा हुआ था। इसका मतलब है दीपक घर आ गया था। इंस्पेक्टर ने सोचा और फिर कार्ड को अपनी जेब में रख लिया और बेडरूम से बाहर की जानिब चल दिया। त्रिवेदी, तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जो तुम्हारे लाश देखने के बाद यहाँ आया था? नीचे उतरने के बाद इंस्पेक्टर ने त्रिवेदी से पूछा। हाँ। कौन था वो शख्स इस वक्त इसी कमरे में मौजूद है, त्रिवेदी ने कहा। कौन? इंस्पेक्टर खान के लहजे में हैरत थी। आपका सब इंस्पेक्टर प्रकाश, यही शख्स उस वक्त यहाँ आया था। त्रिवेदी ने ड्रामाई अंदाज में प्रकाश की जानिब इशारा करते हुए कहा। क्या बकवास है ये? त्रिवेदी के इल्ज़ाम पर इंस्पेक्टर प्रकाश भड़क उठा। सर, मैं सिर्फ एक मरतबा आपके साथ यहाँ आया था। त्रिवेदी, तुम्हें यकीन है वो शख्स इंस्पेक्टर प्रकाश था? इंस्पेक्टर ने चिंटू से पूछा। 100% यकीन है, बल्कि मिसेस दीपक और इंस्पेक्टर प्रकाश जिस तरह बातें कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे ये एक दूसरे को जानते हैं। त्रिवेदी बोला। सर, ये झूठ बोल रहा है। मैं पहली बार आपके साथ ही यहाँ आया था और मैं उसी वक्त मिसेस अग्रवाल से मिला था। इससे पहले मैं मिसेस अग्रवाल को जानता तक नहीं था। सब इंस्पेक्टर प्रकाश ने जल्दी से इंस्पेक्टर से कहा। भाभी, इस बारे में आप क्या कहती हैं? इंस्पेक्टर ने रेखा को मुखातिब किया। मैं भी इंस्पेक्टर प्रकाश को पहली बार ही देख रही हूँ। ये शख्स झूठ बोल रहा है, रेखा ने त्रिवेदी की जानिब इशारा करते हुए कहा। सर, ये देखिए, लाश के हाथ में कुछ है। एक पुलिस वाला जो दीपक की लाश के पास बैठा था बोल उठा। उस पुलिस वाले की बात सुनकर इंस्पेक्टर फुर्ती के साथ लाश के पास पहुंचा और दीपक की मुट्ठी देखने लगा, जो मजबूती के साथ बंद थी। इंस्पेक्टर लाश के पास बैठ गया और उसने लाश की मुट्ठी खोली तो उस मुट्ठी में किसी जेब का कपड़ा था। इंस्पेक्टर ने वो कपड़ा उठाया और सबको दिखाने लगे। कोई पहचानता है इस कपड़े को? इंस्पेक्टर ने सब लोगों को वो कपड़ा दिखाते हुए पूछा। ये कपड़ा तो मेरी इस कमीज़ की जेब है जो मैंने यहाँ उतार कर रखी थी, त्रिवेदी बौखलाकर बोला और सोफे के नीचे से अपने कीचड़ ज़दा कपड़े निकाले और उन्हें खोलकर देखने लगा। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और उसने त्रिवेदी से उसकी कीचड़ लगी हुई कमीज़ ले ली और उसे देखने लगा। ये जेब इसी कमीज़ की है। इंस्पेक्टर कमीज़ से जेब का कपड़ा मिलाते हुए बोला। सर, इससे साबित हो गया कि दीपक अग्रवाल का खून त्रिवेदी ने ही किया है। सब इंस्पेक्टर प्रकाश बोल उठा। नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया, त्रिवेदी चीख उठा। इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस भरी और कुछ सोचने लगा। सर, आप क्या सोच रहे हैं? सब इंस्पेक्टर प्रकाश ने इंस्पेक्टर से पूछा। इस कत्ल के मुतालिक ही सोच रहा हूँ। इस वक्त मेरे सामने दो कहानियाँ हैं, एक कहानी जो लाश सुना रही है और एक कहानी जो मिस्टर त्रिवेदी बता रहे हैं। सच्ची कहानी कौन सी है ये मालूम करना है, इंस्पेक्टर बोला। सर, त्रिवेदी झूठ बोल रहा है। इस लाश के हाथों में त्रिवेदी की कमीज का कपड़ा होने का साफ मतलब ही है कि बाहर त्रिवेदी और मिस्टर अग्रवाल की लड़ाई हुई और त्रिवेदी ने अग्रवाल का गला दबाकर उन्हें मार दिया। सब इंस्पेक्टर प्रकाश सोचते हुए कहने लगा, ये सब झूठ है। मैं चोर हूँ, कातिल नहीं, त्रिवेदी चीखने लगा। भाभी, दीपक को आखिरी बार आपने कब देखा था? इंस्पेक्टर ने रेखा से पूछा, जो सीढ़ियों की रेलिंग से टेक लगाए उदास खड़ी थी। 2 दिन पहले जब दीपक बंबई जा रहे थे, रेखा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। अगर दीपक जिंदा इस घर में वापस नहीं आया तो फिर उसका बोर्डिंग पास आपके बेडरूम में कैसे आया? इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से बोर्डिंग कार्ड निकालते हुए कहा। मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया, रेखा रोते हुए कहने लगी। सर, हो सकता है जिस तरह त्रिवेदी की कमीज़ की जेब फटकर अग्रवाल के हाथ में आ गई थी, उसी तरह अग्रवाल का बोर्डिंग कार्ड त्रिवेदी के हाथ लग गया हो।
और त्रिवेदी ने अपनी कहानी सच साबित करने के लिए खुद ही बोर्डिंग कार्ड बेडरूम में गिरा दिया हो। सब इंस्पेक्टर प्रकाश जल्दी से बोला, सही कह रहे हो तुम। इंस्पेक्टर ने प्रकाश की बात सुनकर जवाब दिया, नहीं नहीं, ये झूठ, मैंने कभी उस शख्स को जिंदा हालत में नहीं देखा। त्रिवेदी लाश की जानिब इशारा करते हुए कहने लगा। मानक, त्रिवेदी को हथकड़ी लगाओ, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर त्रिवेदी की जानिब मुड़ा और त्रिवेदी से कहा, मिस्टर त्रिवेदी, मैं तुम्हें दीपक के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, त्रिवेदी चीखने लगा। अब जो कुछ कहना है वो अदालत में कहना। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने सिपाही मानक को इशारा किया तो उसने आगे बढ़कर त्रिवेदी के हाथ में हथकड़ी डाल दी। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और मुंह से लगा ली और सिगरेट जलाने के लिए लाइटर माचिस ढूंढने लगा। शायद मैं अपना लाइटर पुलिस स्टेशन में ही भूल आया हूँ, इंस्पेक्टर ने अपनी जेबें टटोलते हुए कहा। प्रकाश, तुम्हारे पास लाइटर है? इंस्पेक्टर ने प्रकाश से कहा। तो उसने अपनी जेब में हाथ डालकर लाइटर निकाला और लाइटर का बटन दबाया तो लाइटर से शोला बुलंद हुआ। शोले के साथ ही दिलफरेब मौसीकी भी लाइटर से निकलने लगी। लाइटर की मौसीकी सुनकर त्रिवेदी चौंक उठा। उसने जल्दी से प्रकाश के हाथ से लाइटर छीन लिया। ये क्या बदतमीजी है? प्रकाश त्रिवेदी के इस तरह लाइटर छीनने पर गुस्सा हो गया। ये लाइटर तुम्हारा है? त्रिवेदी लाइटर दिखाते हुए बोला। जब मेरे पास है तो मेरा ही है, प्रकाश झुसबुस हो गया। सर, ये लाइटर मैंने आज ही आनंदराज सुनार की दुकान से चुराया था और सिगरेट पीते हुए यहाँ पर रख दिया था। इंस्पेक्टर प्रकाश कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके साथ यहाँ आए थे, जबकि ये आपके बाद भी यहाँ आए थे और इन्होंने बेख्याली में ये लाइटर उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। त्रिवेदी जोश के साथ बोला। क्या बकवास है, ये मेरा लाइटर है, प्रकाश चीखा। सर, अभी आनंदराज सुनार को बुलाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चिंटू जोश में भरा हुआ था। इंस्पेक्टर ने त्रिवेदी से लाइटर लिया और उसे गौर से देखने लगा। सर, ये मेरा लाइटर है, प्रकाश हाथ बढ़ाकर लाइटर इंस्पेक्टर से लेना चाहता था, मगर इंस्पेक्टर ने अपना हाथ पीछे कर लिया और सिपाही मानिक से मुखातिब हुआ। मानिक, सीधे हाथ पर जो तीसरा मकान है वो आनंदराज सुनार का है, ज़रा जल्दी से उसे बुला कर ले आओ। इंस्पेक्टर की बात सुनकर कांस्टेबल मानिक भागते हुए गया और 5 मिनट बाद ही आनंदराज सुनार के साथ वापस आया। आनंदराज सुनार उधेड़ उम्र का एक फरबा शख्स था। आनंदराज घर के अंदर दाखिल होते ही सीधा इंस्पेक्टर के करीब आया और बोला, खैरियत इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात गए आपने मुझे बुलाया। आपको तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। इंस्पेक्टर ने आनंदराज सुनार से कहा। जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ज़रा इस लाइटर को पहचानिए, ये आपका लाइटर है। इंस्पेक्टर ने लाइटर आनंदराज की जानिब बढ़ाते हुए कहा। आनंदराज ने लाइटर इंस्पेक्टर के हाथ से लिया और उसे देखने लगा। जी सर, ये मेरा लाइटर है, जिसे इस शख्स ने मेरी दुकान से चुराया था। आनंदराज लाइटर को उलट पलट कर देखते हुए बोला। नहीं, ये मेरा लाइटर है, मैंने मार्केट से ख़रीदा था, प्रकाश चीख उठा। मिस्टर आनंद, आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि ये आपका लाइटर है? इंस्पेक्टर ने आनंदराज सुनार से पूछा। बहुत आसानी से सर, ये लाइटर मेरी बीवी ने मुझे तोहफे में दिया था और ये देखिए, इस पर जो बारीक हरफों में आर विद लव और आर से मुराद रीचा है, जो मेरी बीवी का नाम है। आनंदराज ने लाइटर पर बारीक हरफों में लिखा हुआ विद लव आर इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कहा। आर का मतलब रेखा, ये लाइटर रेखा ने मुझे दिया था। सब इंस्पेक्टर प्रकाश बौखलाकर बोला, हाँ, ये लाइटर मैंने प्रकाश को गिफ्ट में दिया था। रेखा भी जल्दी से बोल उठी। रेखा और प्रकाश की बात सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगा। प्रकाश, तुम खुद अपने कहे में फंस चुके हो। अभी तुम दोनों ने ये कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हो, तो फिर 2 अजनबियों में तोहफे तहफ़ का लेन देन क्यों? इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए कहने लगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर प्रकाश और रेखा परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। मुझे बेडरूम से सिर्फ बोर्डिंग कार्ड ही नहीं, एक और चीज़ भी मिली है, इंस्पेक्टर ने ड्रामाई अंदाज में कहा। तुम दोनों वो चीज़ देखना चाहोगे? इतना कहकर इंस्पेक्टर ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और जब उनका हाथ जेब से बाहर आया तो सबने देखा उनके हाथ में एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। ये तस्वीर किसी कॉलेज के पासिंग आउट की थी, जब तलबा अपनी तालीम मुकम्मल करके कॉलेज को अलविदा कहते हैं और उनके एजाज़ में अलविदाई पार्टी दी जाती है। और उस तस्वीर में रेखा और प्रकाश दोनों साफ नज़र आ रहे थे। इसका मतलब है तुम दोनों कॉलेज फ्रेंड हो, इंस्पेक्टर बोला। अगर मैं और रेखा कॉलेज फ्रेंड हैं तो इससे ये मतलब हुआ कि हमने दीपक को मारा है। सब इंस्पेक्टर प्रकाश ने टकते हुए जुमला मुकम्मल किया, मगर अब प्रकाश का लहजा खोखला था।
चंद मिनट पहले का उसका एतमाद अब मफकूद था। इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि दीपक ने तुम्हें देखा और रेखा को इस हालत में देख लिया होगा, जिस हालत में शायद कोई पति अपनी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर तुम्हारे और दीपक के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें दीपक की जान चली गई। वैसे भी मैंने मालूम कर लिया है, 4 बजे से 7 बजे तक तुम पुलिस स्टेशन से गायब थे। इंस्पेक्टर ने कहा तो प्रकाश 2 कदम पीछे हट गया। मानिक, सब इंस्पेक्टर प्रकाश और मिसिस दीपक को दीपक अग्रवाल के कत्ल के जुर्म में हथकड़ियाँ लगा दो, इंस्पेक्टर खान ने कांस्टेबल मानक से कहा तो प्रकाश और पीछे हट गया और उसने फुर्ती के साथ अपना सरकारी पिस्तौल निकाल लिया। खबरदार, हरकत मत करना वरना। प्रकाश पिस्तौल से सबको निशाना बनाते हुए बोला और पीछे की जाने बढ़ने लगा। उसका इरादा दरवाजे से निकलकर फरार होने का था, मगर उसी वक्त रेखा तेजी से आगे बढ़ी और प्रकाश के रास्ते में आ गई। हट जाओ रेखा, वरना मैं गोली चला दूंगा, प्रकाश हो रहा है। चलाओ गोली, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तुमने मुझे वरगलाए और पुरानी मोहब्बत का वास्ता देकर मुझसे ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। मुझे शर्म आती है अपने आप से, मुझे गोली मार दो, रेखा प्रकाश की जानी बढ़ते हुए बोली। रेखा रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा, प्रकाश ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाते हुए बोला। मगर रेखा ने उसकी एक ना सुनी और मुसलसल उसके कदम प्रकाश की जानी बढ़ते रहे। आखिरकार प्रकाश ने अपनी उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ाया तो एक जोरदार आवाज़ के साथ गोली चल गई और गोली सीधे रेखा के सीने में घुस गई। रेखा की साड़ी उसके खून से सुर्ख होने लगी और रेखा अपना सीना पकड़े ज़मीन पर गिर पड़ी। जैसे ही रेखा को गोली लगी, प्रकाश भी बौखला गया और इसी बौखलाहट का फ़ायदा इंस्पेक्टर ने उठाया। उसकी सीधी टांग घूमी और पिस्तौल प्रकाश के हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। जैसे ही प्रकाश के हाथ से पिस्तौल गिरा, मानिक और दूसरे कांस्टेबल ने प्रकाश को दबोच लिया और उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया। इंस्पेक्टर ने प्रकाश की जानिब से मुतमईन होकर रेखा की जानिब बढ़ा और रेखा के पास ज़मीन पर बैठ गया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। मानिक, फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करो, इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल से कहा तो वह अस्पताल फ़ोन मिलाने लगा। नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने अपने पापों की सज़ा पाई है, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने जो पाप किया है ये उसकी बहुत कम सज़ा है, भगवान मुझे माफ़ करे। बस आप मुझे वचन दें कि मेरे बबलू को अपना बेटा समझकर पालेंगे। रेखा अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी और अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए दूसरी दुनिया सुधार गई। रेखा के मरते ही बबलू रोते हुए उठकर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने रेखा की बेनूर आंखें बंद की और उसका सर आहिस्ता से ज़मीन पर रख दिया और उठकर बबलू के पास आया और बबलू को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। रेखा, बबलू मेरा बेटा है और यह हमेशा मेरा बेटा रहेगा, इंस्पेक्टर ने बबलू को सीने से लगाते हुए रेखा की लाश की जानिब मुंह करके कहा। त्रिवेदी, तुमने एक जिम्मेदार शहरी की तरह पुलिस की मदद की है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सज़ा हो, मगर अभी तुम्हें आनंद राज सुनार की दुकान में चोरी करने पर गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर ने त्रिवेदी से कहा और मानिक को इशारा किया। तो मानिक त्रिवेदी और प्रकाश को हथकड़ियाँ लगाकर बाहर ले गया। इंस्पेक्टर बबलू को गोद में लिए रेखा की लाश के पास बैठ गया। थोड़ी देर में अस्पताल से एम्बुलेंस आ गई और उसने रेखा और दीपक की लाश को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस में रखा और अस्पताल के लिए रवाना हो गया और इंस्पेक्टर बबलू को गोद में लिए बोझल दिल के साथ अपनी पुलिस जीप की जानिब बढ़ गए। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम: लाडला सैयद डेंटर पेंटर फैसलाबाद पाकिस्तान से, मोहम्मद रई साहब हैं बांग्लादेश से, लाइबा मुस्फिरा साहबा हैं बेंगलोर इंडिया से, फरहान सुलेमानी साहब हैं उत्तराखंड इंडिया से, अलीज़ा फ़ाइक साहिबा हैं मुंबई इंडिया से और शबनम साहिबा हैं यूपी इंडिया से। आप सबके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।